नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस पर आधारित यह कार्यक्रम। सुमित्रानंदन पंत की यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कविता पाठ। प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। कविता का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरुवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कविता पाठ के बाद अब हम कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। भाषा, साहित्य और शिक्षण की दुनिया में विशिष्ट नाम हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा, साहित्य, शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हम छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस पर चर्चा कर रहे हैं। पंत जी हिंदी के ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने प्रकृति और जीवन पर विस्तार से ऐसे चित्रमय बिंब उपस्थित किए हैं कि वे अपने आप में अद्वितीय हैं। आज पंत जी और उनकी कविता पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर तिवारी, क्या ही अच्छा हो कि आप पंत जी पर बातचीत करने से पहले पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दें, जिससे कविता को समझने में मदद मिलेगी। जी, आपने जैसा कहा, पंत जी पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले थे, अल्मोड़ा ज़िले के थे। वहाँ के कौसानी गांव के, और 1900 में पैदा हुए थे। जी।
जब पंत जी युवा हो रहे थे तब गांधी जी भारत यात्रा पर निकले, अफ्रीका से लौट आए थे। अच्छा। और वो अल्मोड़ा भी गए थे और उसके पहले विवेकानंद वहाँ जा चुके थे अल्मोड़े में। अच्छा। वो पंत जी के पहले, लेकिन पंत जी ने बचपन से वो सारी चीज़ें सुनी तो उस पर एक कविता भी लिखी उन्होंने, माँ अल्मोड़े में आए थे जब राजर्षि विवेकानंद। अच्छा। तो विवेकानंद का उन पर प्रभाव पड़ा, फिर गांधी का प्रभाव पड़ा और फिर स्वाधीनता आंदोलन की उठती हुई लहर से उन्होंने अपने आप को जोड़ा। तो शुरू से ही पंत जी का इस तरह का एक अपने समय की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ रिश्ता जुड़ा और इससे उनके कवि व्यक्तित्व का लगातार विकास हुआ। अच्छा। उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद तब वो 38-39 साल के रहे होंगे, यानी भरपूर युवा थे जी। वो काला कांकर आ गए। अच्छा। इलाहाबाद के पास एक जिला है प्रतापगढ़, अच्छा। वहाँ काला कांकर है और वहाँ काला कांकर के दिनेश सिंह और उनका परिवार था। दिनेश सिंह वही जिन्होंने स्वेतलाना से विवाह किया था। अच्छा। स्टालिन की बेटी स्वेतलाना से। जी जी। उनके यहाँ रहे और काला कांकर में वो हिंदुस्तान नाम का अखबार निकालते रहे। तो काला कांकर में उन्होंने जीवन के दूसरे पक्ष देखे। अच्छा। पर्वतीय अंचल में उन्होंने प्रकृति का विपुल सौंदर्य देखा, उसका भव्य रूप देखा, लेकिन काला कांकर आने के बाद उन्होंने कस्बों में देहातों में रहने वाले लोगों की गरीबी देखी, दुर्दशा देखी, वहाँ के लोगों का परिश्रम देखा और इस तरह उनके अनुभव में एक नया पक्ष जुड़ा। कहा जाता है कि उन पर कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव पड़ा। तो उसी दौरान पड़ा ना। अच्छा। जब उन्होंने जीवन की गरीबी देखी, लोगों का परिश्रम देखा, ये सारी चीज देखी, तो उसके अनुरूप वो विचारों की भी खोज में चले। और उस दौर में प्रगतिशील आंदोलन का उत्थान हो रहा था और पूरी दुनिया में हिटलर के फाशिज्म के खिलाफ एक जागृति आ रही थी और वो जागृति प्रगतिशील दिशा की जागृति थी, प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। पंत जी ने अपने को उससे जोड़ा। अच्छा। और उस दौरान उनकी काव्य प्रतिभा का विकास हुआ। तो जो पल्लव वाले सुकुमार कवि पंत थे वो ग्राम्या के यथार्थ चेता पंत बने। इस तरह उनके कवि व्यक्तित्व का विकास हुआ और उनकी जो कला दृष्टि थी वो इन दोनों पक्षों से मिल के बनी। अच्छा। इसलिए जब प्रकृति का सौंदर्य चित्र खींचते हैं तो उसमें भव्यता तो है लेकिन उसकी सुंदरता और कोमलता अद्वितीय है। और जब यथार्थ के चित्र खींचते हैं तो उसमें पंत जी का एक दूसरा व्यक्तित्व सामने आता है जो गजब यथार्थवादी व्यक्तित्व है जी। आगे चल के पंत जी उन्होंने रूपाब नाम की ऐतिहासिक पत्रिका निकाली। हाँ, और उनको इस देश के सबसे बड़े 2 सम्मान प्राप्त हुए। अच्छा। ज्ञानपीठ सम्मान का आरंभ हुआ था, पहला ज्ञानपीठ सम्मान पंत जी को मिला और आगे चल के साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अच्छा। और बहुत बाद में, मतलब अभी कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले पंत जी पर एक डाक टिकट भी निकला। जी 5 रुपए का डाक टिकट जो लगाया जाता है। और पंत जी 1977 में विदा हो गए संसार से जी। लेकिन अपनी रचनाओं के द्वारा वो आज भी जीवित हैं और प्रासंगिक बने हुए हैं। बहुत अच्छा परिचय डॉक्टर तिवारी आपने। अब हम ये जो उनकी कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, पर्वत प्रदेश में पावस, इसकी थोड़ी व्याख्या कर दें, इससे विद्यार्थियों को कविता समझने में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। क्या बात। पहले ही अंश में आप देखें, एक तो पा की आवृत्ति खूब है। हाँ। तो ये अनुप्रास है और कवियों को अनुप्रास बहुत प्रिय होता है और पंत जी को भी बहुत प्रिय है। इससे भाषा का सौंदर्य निखर आता है अनुप्रास से। जी जी जी। लेकिन वो इस सौंदर्य भाषा के चमत्कार में उलझ नहीं गए। उन्होंने बताया कि सबसे पहले कि ऋतु पावस थी, प्रदेश पर्वत का था जी। और इस तरह आप देखें कि जिसको लोकेल कहते हैं, यानी समय और जगह, वो निश्चित है। ये इससे कविता में जो संदर्भ है वो बड़ा मूर्त हो जाता है। जी। और जब मूर्त हो जाता है तो पाठक के सामने दृश्य साफ रहता है। हाँ। कि ये चीज है, ऐसा है ना। तो इससे पाठक की कल्पना भी जागृत होती है। और अच्छे कवि की विशेषता यह है कि वो पाठक की कल्पना को, पाठक के सोच विचार को जागृत करता है। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश और पावस ऋतु में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। क्या बात। तो जो प्रकृति का रूप था वो पल पल बदल रहा था।
अच्छा। और इसलिए आप देखें जी। कि ये प्रकृति का निष्क्रिय सौंदर्य नहीं है, प्रकृति का गतिमय सौंदर्य है। अच्छा। अगर प्रकृति का रूप पल पल बदल रहा है और कभी उसी को चित्रित कर रहा है तो ये प्रकृति का गतिमय चित्र है। गतिमय को थोड़ा सा स्पष्ट गतिमय करें मतलब डॉक्टर जैसे आप चलते हैं, जी। एक जगह बैठे हैं तो हाँ, स्थिर चित्र है, स्थिर चित्र चलते हैं तो गतिमय चित्र जी, है। जी, जी, तो जैसे मनुष्य गतिमय होता है ऐसे प्रकृति भी गतिमय है। क्या बात है। यहाँ से एक सूत्र इसका कविता में जी। निकलता है। मेखलाकार पर्वत अपार। अब पर्वत का विशेषण दिया गया है मेखलाकार। मेखला माने करधनी, जो कमर में पहनने का अलंकार सिंह वो है गहना। तो पर्वत मेखलाकार है, ऐसे फैला रहता है चारों तरफ। हाँ। तो वो मेखला की तरह का पर्वत है और वो अपार है, मतलब पर्वत का आदि अंत नहीं दिख रहा है। उसकी भव्यता का आप चित्र आंखों के सामने देखे उभर आता है। बिल्कुल। अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। ये जो पर्वत है ये अपने हजारों आंखों से देख रहा है और ये आंखें, मतलब ये सौंदर्य ऐसा है कि आंखें फूल बन गई हैं। दीर्घ सुमन यानी आंख रूपी या सुमन रूपी आंखों से। तो सुमन को यानी फूलों को आंख की तरह, मतलब वहां जो इतने सुमन खिले हुए थे, वो फूल सब खिले हुए हजारों थे, फूल खिले हैं, मानो उनसे सौंदर्य देख रहा वो है। सारे क्या फूल बात है। मानो पर्वत की आंखें हैं। क्या बात है, क्या तो बात फूल है। पर्वत की आंखें हैं। तो आंखों की कोमलता और फूल का सौंदर्य मिल के ये बिंब बनता है। क्या बात। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा और वो आंखें खोल के फाड़ के, आंखें फाड़ना मुहावरा है। आंखें फाड़ के देखना माने चकित होकर देखना, चकित होकर देखना, है ना। तो ये मुहावरे के रूप में बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब उसको आंखें फाड़ मुहावरे से हट के आप इसमें देखेंगे सुमन, दीर्घ रूपी सुमन फाड़, तो सुमन के साथ फाड़ का थोड़ा तारतम्य गड़बड़ा जाता है। और ऐसी कहा ही जाता है कि चंद्रमा में भी एकाध दोष चलते हैं। तो बड़े कवियों में इस तरह की एकाध असावधानी चलती है। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। क्या बात है। तो ये जो फूल हैं वो पर्वत की आंखें हैं और इन आंखों को फाड़ के वो नीचे देख रहा है जहां जल है। तो नीचे एक तालाब है, सरोवर है, अच्छा ताल है, उसमें वो अपना महाकार, अपना विशाल काय, भव्य व्यक्तित्व देख रहा है। यानी नीचे जो ताल है उसमें पर्वत का बिंब, उसका चित्र, उसका अक्स, उसकी छवि दिखाई पड़ रही है, छाया पड़ रही है। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। क्या बात। जिसके यानी उसी पर्वत के पैरों में वो ताल पड़ा हुआ है और वो ताल दर्पण की तरह विशाल फैला है। तो ताल भी विशाल है। अब ताल की दो विशेषताएं देखिए। एक, वो पर्वत के चरणों में पड़ा है और पर्वत अपने चरणों में पड़े हुए ताल में अपना बिंब देख रहा है। क्या बात है। तो जब कोई बड़ा अपने छोटे में अपना अक्स देखता है तो उसकी, मनुष्य के संदर्भ में देखें तो उसकी मनुष्यता और बढ़ती है। क्या तो बात है। पर्वत को उन्होंने इस रूप में देखा, नंबर एक। नंबर दो कि ये ताल दर्पण जैसा फैला है। तो दर्पण जैसी स्वच्छता उस ताल में है। क्या बात है। तो अभी वो ताल गंदा नहीं हुआ है, स्वच्छ बना हुआ अभी है, तक रह गया है। जी डॉक्टर साहब। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। क्या बात। तो पहले में पर्वत, ताल और अब इसमें उसी पर्वत से झरते हुए झरनों का, निर्झर माने झरना, झरनों का चित्र उन्होंने खींचा है। तो ये झरने पर्वत के ऊपर हैं और वहां से गिरते हैं। झरने गिर रहे हैं तो ये जो उनकी आवाज आ रही है, ऐसा लगता है मानो झरने उसका गौरव गान कर रहे हैं, पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं। और गिर का गौरव गाकर झरझर, तो झरझर गिर रहे हैं, ये पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं, ऐसा लग। और इस गौरव गान से नस नस उत्तेजित हो रही है नशे में। क्या बात है। तो उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरने हैं झाग भरे निर्झर। तो झरनों में जो झाग निकल, झरने पानी गिरता है तो झाग उसमें से निकलता है। तो वो जो झाग निकल रही है वो लगता है मोती की लड़ियां फैल गई हैं, मोती फैल गया है। क्या सुंदर बिंब उन्होंने प्रस्तुत चित्र किया। बनता है। तो सौंदर्य का चित्र तो पंत जी के यहाँ अद्भुत होता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं के तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर
अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब आप देखें जी। कि पर्वत से ही दो तरह की बातें हो रही हैं। झरने पर्वत से नीचे गिर रहे हैं और पेड़ पर्वत से ऊपर उठ रहे हैं। क्या बात है। और बड़े व्यक्तित्व की तो यही निशानी होती है, पर्वत उस बड़े व्यक्तित्व की तरह है, ऊपर उठ रहे हैं। आज ये पर्वत, ये जो तरु उठ रहे हैं, ये तरुवर हैं उच्चाकांक्षाओं के तरुवर। जैसे मनुष्य के भीतर की ऊंची ऊंची आकांक्षाएं ऊपर उठती हैं, ऐसे पर्वत के भीतर की ऊंची ऊंची आकांक्षाएं इन तरुओं के रूप में, इन वृक्षों के रूप में ऊपर उठ रही हैं। तो ये आकांक्षाएं कवि बताना चाहता है कि गिरी की है, मतलब पर्वत की ये है। आकांक्षाएं गिरी की हैं। ये तरु जो हैं, जो ऊपर उठते हुए, जो नीचे गिर रहे हैं वो पर्वत का यशगान कर रहे हैं। हाँ। जो ऊपर उठ रहे हैं वो पर्वत के मन की आकांक्षाएं हैं, ऊपर उठी हुई आकांक्षाएं। क्या बात है। तो ये हैं झांक रहे नीरव नभ पर। अब ताल में तो पर्वत अपना अक्स देख रहा था, लेकिन उसकी ऊंची आकांक्षाओं के जो वृक्ष हैं वो आकाश में अपने को देख रहे हैं। हाँ। झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव नभ पर देख रहे हैं। आसमान शांत है, नीरव है, आसमान में झांक रहे हैं। कैसे झांक रहे हैं? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। वो अनिमेष यानी आंख पलक नहीं झपकती। अच्छा, अनिमेष हैं, अच्छा, अटल हैं, स्थित हैं, स्थिर हैं, और चिंता उनके आंखों में है, क्योंकि ऊपर तो बादल हैं, तो वो चिंता पर हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। यहां आप देखें कि पारद शब्द का अर्थ होता है पारा। अच्छा। हालांकि कुछ पाठ ऐसे भी हैं जिनमें पारद की जगह वारिद आता है। अच्छा। तो हम इसका अर्थ करके फिर आगे चलें। जी 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 जी। झरने गिर रहे थे, उसके बाद ये बिंब आता है। तो झरने गिर रहे हैं तो उनके साथ फुहारें फैल रही हैं, तो उनके गिरने की आवाज को पर्वत की प्रशंसा और गिरने के बाद उठने वाली झाग को मोतियों की लड़ी बताया। लेकिन गिरते समय जो वो उठता है, गिरते समय जो फुहारें उठती हैं, वो फुहारें ऐसा लगता है जैसे पारे की तरह चंचल, सफेद और चंचल पारे की तरह फैली हुई हैं। अच्छा। और मानो फुहार के पीछे पर्वत छिप गया। तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत ये पारद के पंख लगा के उड़ गया। अच्छा, पारे के पंख लगाकर पारे जैसे सफेद इनका पंख लगा के उड़ गया। वो चंचल हैं। और क्या हुआ? रवशेष रह गए हैं निर्झर। अच्छा। तो जो झरना था वो भी अब इस फुहार के पीछे छिप गया है। तो केवल जो आवाज आ रही उससे पता चलता है कि झरना है। यानी झरना भी केवल आवाज रह गया है, झरने का दृश्य गायब हो गया है। उस की वजह से है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लगता है उसकी आवाज सुन के कि जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा है। और इस तरह उन्होंने एक दूसरे तरह का बिंब आकाशीय धरती पर टूट पड़ा, मतलब इस तरह से दृश्य चित्रित किया है। धंस गए धरा में सभय शाल। शाल का अर्थ होता है पेड़ पौधे, वृक्ष। तो ये जो पेड़ पौधे थे, अब अगर झरना ओझल हो गया, पर्वत ओझल हो गया, तो पेड़ पौधे भी ओझल हो गए। हाँ, वो तो बादल में छिप गए, सब छिप गए। क्या या बात है? उस फुहार में छिप गए। हाँ, छिप गए। तो ऐसा लगता है कि जो शाल थे वो डर के मारे धरती में धंस गए। ओह, अच्छा। तो पावस पहले सौंदर्य पैदा कर रहा था, लेकिन अपनी भयानकता से अब वो डर पैदा कर रहा है। दोनों चीजें हैं साथ-साथ। दोनों चीजें हैं। उठ रहा धुआं, जल गया ताल। ये जो फुहारें, ये लगता है जैसे धुआं है। और ये धुआं कहां से उठ रहा है? जो नीचे ताल था उसके जल जाने का धुआं है। वो ताल भी ढक गया है। क्या बात है? तो ताल ढक गया तो लगता है ताल जल गया है और वो धुआं फैल रहा है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और इस तरह जो जलद यान है यानी बादलों का यान है, वो यान घूम रहे हैं। तो और बादलों को इंद्र से जोड़ा जाता है पुरानी माइथोलॉजी में, यानी पुराने पुराण कथाओं में। तो लगता है जैसे इंद्र इन बादलों के द्वारा विचरण कर करके घूम घूम के अपना माया जाल फैला रहा है। इंद्रजाल माने माया जाल। इंद्रजाल जादू को भी कहते हैं। तो इस तरह इंद्र का जादू फैल गया है। क्या बात है? और इस तरह उन्होंने प्रकृति के चित्र को अंत में पुराण कथा के चित्र से जोड़ दिया है। तो ये सांस्कृतिक परंपरा का बोध भी इसमें आ जाता है। क्या बात। डॉक्टर साहब, आपने इस कविता की जो व्याख्या की है
और पर्वत के जो सौंदर्य और उसके भय दोनों का जो रहस्य उद्घाटन किया है वो बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में कुछ छोटी छोटी जिज्ञासाएं जी, हैं डॉक्टर साहब। कि इस कविता में जैसे कल्पना के माध्यम से जो चित्रमयता, जो चित्रात्मकता कवि ने पैदा की है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, इसकी दो विशेषताएं हैं जी। पहली तो ये कि एक दृश्य है जी। और फिर उस दृश्य के कुछ अंगों को लेकर कवि अपनी कल्पना से निर्मित करता है। हाँ, हाँ। तो दृश्य और कल्पना का योग किया है। अच्छा। और उस दृश्य की विशेषता क्या है? उसमें एक तरफ कोमलता है और एक तरफ भव्यता है। हाँ। तो इस तरह दृश्य और कल्पना, कोमलता और भव्यता, ये दोनों उस चित्र में मिले हुए हैं। अच्छा। इसलिए वो चित्र हल्का नहीं बनता, इसलिए वो चित्र गरिमापूर्ण बनता है जी, जी। और पाठक को भी वो हाँ। अपनी कल्पना जागृत करने में सहायता हाँ, करता है। और लुभाता भी है उसको। लुभाता भी है, जी, जी, तभी जी, तो वो जी। कल्पना जागृत जी, होगी। जी, जी। डॉक्टर अच्छा साहब। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात ये कि पंत जी ने मानवीकरण का बहुत उपयोग किया है। जी, डॉक्टर साहब। तो इस कविता में भी क्या मानवीकरण के अंश दिखाई वो देते तो हैं? स्पष्ट है। जी। मानवीकरण का अर्थ होता है जी। कि जहां हम प्रकृति के तत्वों को मनुष्य की तरह गतिविधि करते देखते हैं, अच्छा। यानी मनुष्य की तरह काम करते देखते हैं। अच्छा। तो यहाँ वो सारी चीजें हैं। पर्वत उड़ जाता है, उच्च आकांक्षाओं की तरह पेड़ निकल जाते हैं, उसके गुणगान करते हुए झरने गिरते हैं। तो ये सारे तो मानवीकरण के अच्छा, उदाहरण माने हैं। इन तत्वों को जो स्थिर हैं, जड़ हैं, उनको मानवीय मनुष्य क्रियाओं के रूप साथ में जब मनुष्य के कामकाज की तरह से, माने झरने गिरते हैं तो वो तारीफ तो नहीं कर रहे हैं ना, हाँ। लेकिन लगता है जैसे वो पर्वत की तारीफ कर रहे हैं। पेड़ निकलते हैं तो पेड़ निकलने के पीछे कोई भावना तो नहीं होती है, कोई इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन कवि देख रहा है जैसे ये पर्वत के मन की ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं। तो ये मानवीकरण है। डॉक्टर साहब, क्या बात है। डॉक्टर तिवारी, आपने पंत जी की इस कविता के कठिन स्थलों की जो व्याख्या प्रस्तुत की है, जो उसके अनछुए पहलुओं को उद्घाटित करके प्रस्तुत किया है, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद है, ऐसी मेरी आशा है। और आपने इस कार्यक्रम में आकर जो प्रस्तुति दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी महत्वपूर्ण कविता पर्वत प्रदेश में पावस से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो वह आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्नाकुलता अर्थात प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। पाठ पढ़ाते समय चर्चा परिचर्चा के द्वारा उसका समाधान भी प्रस्तुत करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा